मैं हूं डॉक्टर विशाल साहे और आप देख रहे हैं डीएमई मीडिया स्कूल के एलुमनाई ऑफ द मंथ का पॉडकास्ट। हमारे साथ हैं डीएमई मीडिया स्कूल के पूर्व छात्र जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन और ग्राउंड रिपोर्टिंग के दम पर अपनी एक नई पहचान बनाई। हम स्वागत करते हैं गजेंद्र सिंह का, जो न्यूज़ डिग्गी के संस्थापक और संपादक हैं और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। गजेंद्र ने यूपी, हरियाणा लोकसभा और अभी संपन्न हुए बिहार इलेक्शंस में चुनावों को बाकी काफ़ी नज़दीक से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। उनका पॉडकास्ट पॉइंट ऑफ व्यू में 40 मशहूर शख्सियत का वो अब तक इंटरव्यू कर चुके हैं। आइए बात करते हैं उनकी इस यात्रा, उनकी चुनौतियों और उनके अनुभवों और ख़ास तौर पर डिजिटल पत्रकारिता को लेके उनकी दृष्टि को। तो गजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आपका न्यूज़ डिग्गी की शुरुआत करने का आइडिया कहाँ से आया। दूसरा है कि व्हाट इज़ अ टर्निंग पॉइंट टू इंस्पायर यू टू बिल्ड योर ओन न्यूज़ प्लेटफॉर्म। सर मतलब ये ऐसा सवाल है जनरली सारे लोग पूछते हैं, और पहली बात तो मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मुझे मेरे कॉलेज में वापस बुलाया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मतलब सर ऐसे जब कोई चीज़ शुरू होती है ना, तो उसकी जो शुरुआत है वो एक दिन में कभी भी जन्म नहीं लेती है। सही बात है। वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं पैदा हो रहा होता है कि हम लोग ऐसा करेंगे या ऐसा करना है। तो मैं जब अपने स्कूल डेज़ में था और मैं 10th क्लास में था, तभी मैंने मतलब एक NGO स्टार्ट की थी। और जब मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट को कितना ही कुछ समझ आता है, तो जब मैंने NGO स्टार्ट की 10 से लेकर 12 तक मैंने मथुरा में, मैं मथुरा से आता हूँ, मेरा होम टाउन मथुरा है, और मैंने NGO को रन किया। और मेरा पहला एक NGO में काम किया कि NGO के खुद आपने नहीं, NGO को स्टार्ट किया, बनाया हाँ आपने? बनाया मैंने। मैं उस NGO का भी फाउंडर हूँ। ओके। तो मैंने स्टार्ट किया और 10th क्लास में मैंने स्टूडेंट से जाके बोला कि हम एक स्वच्छता अभियान करेंगे। और 6 नवंबर 2014 को मेरी NGO का नाम मिशन पॉसिबल है, और मिशन पॉसिबल NGO ने अपना पहला इवेंट किया जिसमें हमने एक स्वच्छता अभियान किया और 200 स्टूडेंट्स उस स्वच्छता अभियान में पहुंचे थे, मतलब 10th क्लास में। और हमने उसके लिए जाके फंडिंग जुटाई, बाहर राजनेताओं से बात करी, उनको बताया कि हम ऐसे करने वाले हैं, और उनसे पैसा लिया हमने। हमारे पास तो पॉकेट मनी थी, 100-50 रुपये, उससे थोड़ी होना था। तो हमने पैसा जुटाया उनसे, 10-20 हज़ार रुपये जो भी उसमें लगना था। तो मतलब मुझे आज भी याद है कि वो कन्वर्सेशन, आप सोचो 10वीं का बच्चा एक बाहर राजनेता के पास जा रहा है उसे ये बताने के लिए कि हम एक स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। तो तब से वो ऐसी चीज़ें थीं कि हम करते करते फिर हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए मथुरा में। हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स किए, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशंस किए, क्लीनलीनेस कैंपेन किए, और हमें मतलब मीडिया का उस समय बहुत सपोर्ट मिला। मतलब मुझे आज भी याद है कि दैनिक जागरण ने, हेमा मालिनी वहाँ से सांसद है मथुरा से, तो हेमा मालिनी ने हमसे एक दिन पहले वृंदावन में स्वच्छता अभियान किया था। तो जितनी बड़ी कवरेज उनकी सेकंड पेज पे थी, हमारे NGO की भी उतनी बड़ी कवरेज दैनिक जागरण में लगी। तो लोग रिकॉग्नाइज करने लगे। मेरा स्कूल ने मतलब बहुत रिकॉग्नाइजेशन दिया। जब मेरे जो स्कूल के डायरेक्टर थे वो अक्सर सुबह अखबार पढ़ के आया करते थे, और जब वो सुबह अखबार में पढ़ रहे हैं कि उनके स्कूल के छात्र जो हैं वो इस तरीके का कारनामा कर रहे हैं, तो मतलब उनको बहुत प्राउड हुआ। पूरे स्कूल में आके असेंबली के सामने हमें बुलाया गया, सम्मानित किया गया कि आप लोगों ने 10th क्लास में ऐसा इनिशिएट लिया है। तो वहाँ से जर्नी ऐसी रही कि लक्षण जो वहीं से ऐसे पनपे कि कभी खुद का ही कुछ करना है आगे भी चल के। लेकिन अभी जो लक्षण लग रहे थे पत्रकारिता वाले नहीं, राजनीति नहीं, हाँ अभी बिल्कुल, हाँ अभी बिल्कुल नहीं, समाज सेवा वाले। समाज सेवा में वही, हाँ, समाज सेवा राजनीति नहीं थी, राजनीति नहीं थी, पत्रकारिता वाले अब तक हाँ, नहीं थे, पत्रकारिता वाले नहीं थे। बट मैं उस टाइम पे ठीक ठाक बोलना सीख गया था। तो मैंने जो मेरे वहाँ पे शिक्षक हैं उनसे बातचीत की कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बोलने में बहुत अच्छे हो और उसी को भुनाओ इसको, मतलब अगर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो तो करो। मैंने कहा कैसे यूटिलाइज होगा? तो उन्होंने कहा जर्नलिज्म करो। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि ऐसे पत्रकारिता होती है। फिर मुझे DME में एडमिशन मिला, मेरा कॉलेज जहाँ मैंने 3 साल बिताए, बहुत सारी चीज़ें सीखी। बट लास्ट में मैं एक चैनल में काम कर रहा था, अखंड भारत TV। उससे पहले मैंने न्यूज़ नेशन और दैनिक जागरण आगरा में इंटर्नशिप्स की, जो मुझे कॉलेज के साथ ही करनी थी। तो मैं अखंड भारत TV में ही यूपी इलेक्शंस कवर कर रहा था, जो मैंने 22 डिस्ट्रिक्ट कवर किए। तो हम जैसे वीडियोस करके आ रहे हैं, या कोई भी हम जैसे एक दिन में मैंने 17-18 वीडियोस किए।
एक जर्नलिस्ट एक स्टोरी कर सकता है एक दिन में, 2 स्टोरी कर सकता है, 2 वीडियोस कर सकता है, 3 कर सकता है। मेरा नंबर एक दिन का 17-18 जाता था, और 17-18 में हम बहुत कुछ इन्वॉल्व करते थे। जैसे हम आगरा जा रहे हैं, तो आगरा में हम पॉलिटिकल पब्लिक रिव्यू तो कर ही रहे हैं, ताजमहल पे भी वीडियो कर रहे हैं, हम वहाँ पे फेमस फूड क्या है हम उस पर भी वीडियो कर रहे हैं, वहाँ पे पेठा फेमस है तो पेठा के फाउंडर से भी हम बात कर रहे हैं, उनके स्टॉल पे जाके उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो तमाम सेक्शंस जो खुल सकते हैं कि मतलब मैं अगर आगरा आया हूँ तो आगरा को जितना यूटिलाइज कर सकता हूँ उतना कर लूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप न्यूज़ कवरेज के लिए गए तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें उस शहर की मशहूर हैं, चाहे खाना है, चाहे कपड़े हैं, चाहे बोलियां हैं या कुछ भी, तो उस सबको आप कवर करने का इंटरेस्ट जब आपके अंदर आना शुरू क्यों, अगर उस शहर में दोबारा नहीं आ रहे हैं, और हर शहर से जुड़ी रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे आगरा में पेठा, कौन नहीं जानता कि आगरा का पेठा फेमस है, तो अक्सर लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि ओरिजिनल आउटलेट कहाँ है, क्योंकि तमाम फर्जीवाड़ा है वहाँ पे। वहाँ पे पंची पेठा का हाँ, बहुत पंची ज़्यादा पेठा फेमस, तो हजारों दुकानें हाँ, तो हमने पंची पेठा के फाउंडर को ढूंढा, उनसे बातचीत की, तो इस तरीके से 16, 17, 18 वीडियोस में एक दिन में करता था। अब जहाँ पे हम काम कर रहे थे तो वहाँ पे जो व्यक्ति थे जिनको मैं रिपोर्टिंग करता था, तो उनको चाहिए कि आज अगर वीडियो आए तो कल हम वायरल हो जाएं और कल उनका चैनल आसमान पे पहुंच जाए। तब समझ आया है कि ऐसे काम नहीं चलता है, थोड़ा पेशेंस, डिजिटल में ऐसे नहीं चलता है। आप रातों रात स्टार नहीं बन सकते, और बन भी जाते हैं तो ये हर किसी के साथ ये करिश्मा नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी होती है। तो तब ये लगा कि नहीं यार, अब वक्त आ गया कि कुछ अपना स्टार्ट किया जाए। तो तब विचार आया कि कुछ अपना शुरू करते हैं, और शुरू करने के नाम पे फिर ये था कि क्या नाम रखें, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो तब न्यूज़ डिग्गी की शुरुआत 2022 में 1 जनवरी को हमने पहला यूट्यूब चैनल उस दिन हमने क्रिएट किया, तो हम इसका फाउंडेशन डे भी 1 जनवरी 2022 से मानते हैं। बहुत खूब कि आपने इतने कम समय में इस न्यूज़ डिग्गी को इतना ज़्यादा पॉपुलर किया, और सच्ची ग्राउंड रिपोर्टिंग, आजकल की जो जर्नलिज्म है वो बहुत बदल गया है, बहुत चीज़ें, सिनेरियो चेंज हो गया है मेन स्ट्रीम। अगर हम जर्नलिज्म से बात करें तो मेरा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के रियल, रॉ और रूटेड मानते हैं अगर उसको, जी, तो आपकी जो सबसे यादगार फील्ड रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो जो आप आज भी आपको याद है कि यार ये तो, और अगर चाहें तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। अरे सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इतने मैंने इलेक्शंस कवर कर लिए ना कि मतलब बहुत सारी यादें हैं, बट एक जो ना, जब कोई ये सवाल पूछता है वो तुरंत रिकॉल हो जाती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि हम यूपी इलेक्शंस ही कवर कर रहे थे, और मेरठ में हम कवर कर रहे थे। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उस कैंपस के अंदर हमने रिकॉर्ड किया। वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं और मेरे साथ विशाखा हुआ करती थी, वो भी इसी कॉलेज से पढ़ी हुई थी, तो हम दोनों ही ग्राउंड रिपोर्ट्स पे जाते थे। तो मैंने वहाँ पे बोला विशाखा को कि आप वीडियो करो, आप एंकर करो इस वीडियो को, मैं कैमरा करता हूँ। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने एंकर किया तो वहाँ पे कम से कम 100-150 स्टूडेंट्स ने उनको घेर लिया डिबेट के लिए। और ग्राउंड पे ना जब आप जाते हैं तो आपको बहुत कुछ आना चाहिए, आप सिर्फ एंकर कर सकते हैं, आपको बोलने की कला है, वो सिर्फ काफ़ी नहीं होती, साथ में ग्राउंड मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, ग्राउंड मैनेजमेंट करना पड़ता है, और कि कौन सा इंसान किस टॉपिक को टच कर लेगा बातचीत में, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो विशाखा इस चीज़ पे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती नजर आई, तो लगा कि पूरी क्राउड उन पे हावी हो रही है। तो अब वहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन लेना था, तो मैंने वहाँ पे कट किया। मैंने कहा अब हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हालात ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा आप कैमरे पे आओ, मैं ऑन एंकर करता हूँ। तो उन्होंने कैमरा हैंडल किया, एंड देन मैंने दोबारा ओपन करके एंकरिंग करना स्टार्ट किया, और 1.5 घंटे की वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई, और वो बहुत बहस वाली रिपोर्टिंग हुई क्योंकि वो सब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे, और छात्र नेताओं को आपको पता है कि समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस, मतलब उनके पास मुद्दे हैं। तो क्योंकि वो युवा नेता होते हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में जाना होता है, तो उनको यही मौका मिल जाता है कि मीडिया के सामने वो कितना ज़्यादा होता है ना कि छात्र युवा नेता बनाने का बहुत जरिया, तो और अपना ज्ञान दिखाने का भी तो यही मौका है, बहुत जरिया है कि युवा नेता हैं और आप कर सकते हैं। तो वो उस समय वो काउंटर करने की क्षमता जो है कि अगर आपने क्राउड को अपने आप पे हावी होने दिया तो उस वीडियो को कोई नहीं देखने वाला। आप एज अ रिपोर्टर जब तक हावी रहेंगे क्राउड पे, तब तक आपका बोलबाला है। जैसे ही क्राउड आप पे हावी हो गई तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ वहाँ पे उस इंस्टेंट चीज़ को संभालना और फिर उस वीडियो को एक ब्लॉकबस्टर वीडियो बनाना, एक ये मेमोरी है जो हमेशा दिमाग में रहता है कि इस तरीके की सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं।
तो जब भी मैं किसी को बताता हूँ ये भी बताता हूँ कि पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। तो वही वाली बात है कि जब कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो इस तरीके की चीज़ों से आप दो चार नहीं होते, लेकिन जब फील्ड पर आप जाते हैं, एक्चुअल रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको रिपोर्टिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप ज्ञानी है तो सामने वाला भी ज्ञानी है, महाज्ञानी है, समझता भी है, उसके पास भी है। इसी को दौर को अगर हम बढ़ाते हैं कि अगर जैसे आपने काफ़ी चुनावों को कवर किया है, अभी रिसेंटली आपने बिहार चुनाव को किया, पर इतनी बड़ी पॉलिटिकल कवरेज जब आप करते हैं तो आपके लिए कई बार कई लेसन्स भी हो जाते हैं, कोई सीख होती है यार ये इन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है कि जब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग आप चुनावों की कर रहे थे तो उस दौरान कोई आपका लेसन सीखने को मिला हो? और ये काफ़ी बड़ा चुनाव कोई आसान नहीं होता कवर करना, कि उनको हमें बिना बायस हुए लिखना पड़ता है कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम ट्रुथ दिखा रहे हैं, और स्पेशली ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाके इन चीज़ों को। तो ऐसा कोई आपके पास कोई सीख या लेसन आपको सीखने को मिला इससे? जब आप पॉलिटिकल कवरेज करते हैं तो जैसे अभी हम जाते हैं तो मीडिया को लेके जो एक समाज में छवि बनी हुई है, सबको लगता है कि ये किसी, मतलब जब हम बिहार में स्पेशली जाते थे तो सबको ये लगता था कि हम ना किसी की तरफ से आए, हमें किसी पार्टी ने भेजा है। तो उनको ये समझा, मैं ये ज़रूरी नहीं समझता था उनको समझाना कि हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए, वो उनका मानना है, वो मान सकते हैं, मगर मैं अपना काम निष्पक्षता से कर रहा हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैंने अगर उनको ये, वो प्रशांत किशोर की तारीफ़ कर रहे हैं और मैंने ये कह दिया कि जी प्रशांत किशोर तो फेल हैं ग्राउंड पे, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, तो वो कहेंगे कि जी आप तो आरजेडी की तरफ से आए, और वो आरजेडी के समर्थक हैं, और मैंने कह दिया कि प्रशांत किशोर एक अच्छे ऑप्शन है, तो वो कहेंगे आपको तो जनस्वराज ने भेजा है ना, आप तो जनस्वराज के पत्रकार हैं। एक जगह मुझे याद है, राघोपुरा सीट है जहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, तो मैं रात को 8:30 बजे वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, और वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि क्या है, बिहार में लोग पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर हैं, वो बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप दिल्ली में जाओ, आप माइक लेके घूमते रहो, कुछ चुनिंदा लोग ही हैं, बात करने आ जाएं तो आ जाएं, वरना कोई नहीं आएगा। बड़े खुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पे कैमरा रोल होता था और लाइट ऑन होती थी तो एक भीड़ अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाती थी। तो वहाँ पे बिल्कुल आरजेडी वर्सेस जेडीयू हो गया, और वहाँ पे एक बहुत गंदी डिबेट हो गई, और मैं बस कैमरा ऐसे, माइक ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, और वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। और जब मेरा क्या रहता है कि जब सामने वाला आरजेडी के पक्ष में बोल रहा है तो मैं जेडीयू वाला बन जाता हूँ, मैं जन स्वराज का आदमी बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे उससे कंटेंट निकलवाना है, प्रश्न पूछना, मुझे उससे प्रश्न पूछना है। अगर मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाया तो बात तो आगे नहीं बढ़ेगी, बात वहीं पे क्लोज हो जाएगी। तो सामने वाला जब ऐसे कोई कांग्रेसी है तो मैं बीजेपी वाला बन जाऊंगा, और जब बीजेपी वाला है तो मैं कांग्रेस वाला बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे उससे चर्चा करनी है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मुद्दों को बाहर निकालना है। तो हमारा ये रोल होता है। बट अगर तुमने सामने वाले को काउंटर करा है तो वो समझ लेता है कि हम तो उसी तरफ से आए हैं, उसको तो नहीं पता कि पत्रकार का क्या धर्म है, उसको क्या करना चाहिए। तो उस सिचुएशन को डील करना, और वहां पे तुम सामने वाले से इंपैक्ट नहीं हो रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकल जो चीज़ है ना, पॉलिटिकल कवरेज आपको ये सिखाती है कि समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होता। तो इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, जैसे अगर हम बात करें पॉलिटिकल जर्नलिज्म की, हमने बात करी, आजकल यूथ ड्रिवन जर्नलिज्म जो की अगर हम बात करें तो आज के जो यंग रिपोर्टर्स जो हैं उनके लिए आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होता है कि जो उनको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी और फील्ड में, हेल्थ में हो, या जनरल बीट पर हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होना चाहिए आपकी नज़र में आज जो जितना यूथ पत्रकारिता की बात कर रहे हैं? सर सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं जो एक जर्नलिस्ट बनने के लिए चाहिए होते हैं, बट आपने सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल की बात की है, तो मेरे हिसाब से जो स्किल है, मुझे लगता है मैं अपनी प्रोफाइल में भी अक्सर ये चीज़ लिखता हूँ कि एक पत्रकार को सवाल करना आना चाहिए। उसको अगर क्वेश्चन करना नहीं आता है और उसको किसी भी कन्वर्सेशन में डाउट नहीं होता है, वो पत्रकार नहीं बन सकता। मुझे लगता है सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, उसके बाद आप सब सीख जाते हैं। बट आप अगर सवाल नहीं कर सकते, मान लो आप अपने कॉलेज में ही कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, आप सवाल नहीं कर सकते, आप अपने घर में कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, आप सवाल नहीं कर सकते, आप अपने सर्कल में कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, आप सवाल नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर वो ट्रेड्स ही नहीं है कि वो पत्रकार बन पाएगा। चाहे वो बीट कोई भी हो, एंटरटेनमेंट की हो, पॉलिटिक्स की हो, स्पोर्ट्स की हो, कोई भी हो,
क्योंकि सबसे बेसिक क्या है, जब भी मैं जाता हूँ तो मैंने ऐसे बहुत पत्रकार देखे हैं जो पहला सवाल कर देंगे कि मसला क्या था, मामला क्या था, बताइए। अब सामने वाला बोल रहा है, अब उनके पास दूसरा सवाल ही नहीं है, उनके पास दूसरा सवाल ही नहीं है कि वो क्या पूछेंगे। अब वो इसलिए नहीं है क्योंकि उस स्किल पे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, डाउट करना ही नहीं सीखा। मतलब आप किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकते बीइंग अ पत्रकार। आप जब जर्नलिस्ट हैं तो आपके दिमाग में डाउट जनरेट होना बहुत जरूरी है। कोई कितना भी अपना पक्ष रख रहा है, आप उसे ये मान के चलो कि कोई गुंजाइश तो होगी ना, ये सच है भी या नहीं है। आपको एटलीस्ट इतना सवाल तो करना पड़ेगा। ये बेसिक स्किल अगर एक इंसान अपने अंदर जनरेट कर लेता है तो फिर वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है वहां जा सकता है। और इसके बाद मुझे जो सेकंड स्किल लगती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है राइटिंग की स्किल। अगर आप कुछ लिख नहीं सकते, आपके दिमाग में कोई भी थॉट है, कोई भी टॉपिक है, आप उस पर कुछ फील कर रहे हैं और आप लिखना नहीं जानते हैं, तो आप पत्रकार नहीं बन सकते। राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल क्वेश्चन करने के बाद। तो मुझे लगता है क्वेश्चन करना आना चाहिए, हर जर्नलिज्म के स्टूडेंट को क्वेश्चन करना आना चाहिए। मतलब उसको एक टीचर ने एक सब्जेक्ट में पढ़ाया है तो वहाँ पे भी एक सवाल तो उसके दिमाग में आना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। मतलब मुझे आज भी याद है कि इस क्लास में मतलब मैं बहुत सवाल करता था। तो मतलब जब कुछ बच्चों को नहीं पढ़ना होता था, साथ के दोस्तों को, तो वो मुझे कहते थे कि आज प्रोफेसर का टाइम ख़राब करना है तो तू सवाल पूछ लियो, तू सवाल पूछ लियो, पूरा सवाल के जवाब में पूरा लेक्चर चला जाएगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो कभी कभी इस चीज़ को फ़न में लेते थे, बट मुझे पता है कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो मैं फ़न के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे वास्तव में वो चीज़ जाननी है और जो सर ने पढ़ाया उसके इतर जानना है कि यहाँ क्या है, वहाँ देख क्या रहे है। हैं ना आप योगेंद्र की जो बात कह रहे हैं, आज के जो विद्यार्थी हैं कि पढ़ाई करना और सवाल पूछना क्लास में ये बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं। तो अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैं बात करता हूँ आपका जो पॉडकास्ट है पॉइंट ऑफ व्यू, आप तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों के बड़ी शख्सियतों का को होस्ट कर चुके हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा गेस्ट जो था वो कौन था, और सबसे चैलेंजिंग पॉडकास्ट आपके लिए कौन सा था? इसमें मतलब कई अलग अलग तरीके के मैंने प्रोफेशन के लोगों के पॉडकास्ट किए हैं। इसमें जर्नलिस्ट हैं, इसमें एडवोकेट्स हैं, इसमें जज हैं, इसमें कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, अलग अलग नीश से लोग आते हैं। सबसे इंस्पायरिंग जो पॉडकास्ट किसी गेस्ट का था तो वो था, दो पॉडकास्ट थे उसमें। एक तो एक सिविल जज हैं जो गुड़गांव में पोस्टेड हैं अभी, और वो 24 साल की उम्र में जज बन गए। तो उनकी मतलब वो जब मैंने ये सुना था और हमारी बातचीत हुई पॉडकास्ट के लिए, तो वही मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब जज बनना लोगों का ड्रीम होता है, और बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी, और वो भी 24 में सिटिंग जज हो जाना। मतलब वो मतलब क्या लेवल रहा होगा उनके थिंकिंग का, उनकी पढ़ाई का, उनकी स्ट्रेटजी का। तो वो बहुत इंस्पायरिंग था, जिससे मैंने सीखा है कि आदमी के लिए कभी कभी एज इज जस्ट अ नंबर वाली बात सही हो जाती है, कि अगर चाहें तो किसी भी एज में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। उसके साथ ही अभी एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी लापता लेडीज़, और उसने बहुत अवार्ड जीते। आमिर खान की जो वाइफ हैं किरण, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था, और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इशू था जिसको उन्होंने रेस किया था। तो उसमें जो मेन एक्टर हैं दीपक, उनके साथ एक फ्रेंड है उनके, तो उनका पॉडकास्ट किया मैंने, प्रांजल पटेरिया नाम है उनका। तो वो एमपी से एक गांव से हैं, और गांव से बिल्कुल वो जो उनका स्ट्रगल रहा, वो वहाँ पे बिल्कुल गांव में थिएटर करना, फिर कॉलेज वॉलेज में थोड़ा बहुत, फिर मुंबई जाना। वो कह रहे कई हफ्ते उन्होंने एक एक वड़ा पाव खा के वहाँ पे निकाला। 6-7 दोस्त एक छोटे से रूम में रहते थे। तो उनको वो जो रोल मिला जिससे उनको एक पहचान मिली लापता लेडीज़ में, तो उनकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग थी। कि आप आज ओटीटी ने वैसे तो बहुत माहौल बदल लिया है, बट स्टिल आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो आप में अंदर लगन हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये दो पॉडकास्ट बहुत इंस्पायरिंग थे। और चैलेंजिंग वाली बात थी तो नहीं, इसमें एक दो पॉडकास्ट की और मैं बात करूँगा। एक गौतम खट्टर हैं, स्पिरिचुअल कैरेटर ऑरेटर हैं। 3 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था हमने, 3 घंटे कंटिन्यूस, और इतनी खतरनाक डिबेट हुई थी उसमें, क्योंकि वो रिलीजियसली एडिट किया था कि 3 घंटे का रिकॉर्ड डाल दिया था, डाला 2 घंटे का। तो 1 घंटे का पार्ट उसमें से छटा, वो काटा गया, तो 2 घंटे का लाइव हुआ, 3 घंटे का रिकॉर्ड हुआ था। तो वो बहुत चैलेंजिंग पॉडकास्ट था, क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान है, उन्होंने बहुत शास्त्र वास्त्र पढ़ रखे हैं। तो जब वो अपना मुद्दा रखते हैं, और मतलब चैलेंजिंग ये भी था कि उस पॉडकास्ट की वजह से न्यूज़ डिगी पे पहला केस भी हुआ
उन्होंने साईं बाबा को लेके काफ़ी कुछ ऐसा बोला कि साईं ट्रस्ट जो है मुंबई से, उन्होंने केस डाला। केस सिर्फ न्यूज़ डिगी पे नहीं डाला, गौतम खट्टर पे भी डाला, न्यूज़ डिगी पे डाला, एबीपी न्यूज़ पे भी डाला, और भी तमाम प्लेटफॉर्म है। 6-7 प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने लपेटे में लिया, क्योंकि उन्होंने सेम प्लेटफॉर्म पे सेम बातें बोली। तो ये चैलेंज भी पहली बार हमने इस पॉडकास्ट की वजह से फेस किया कि आपके मंच पे आके अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी हमने इस पॉडकास्ट से सीखा। एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे प्रशांत कनौजिया, जो जर्नलिस्ट थे, और वो बॉम्बे के बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी से जन्मे। वहाँ से उन्होंने आके दिल्ली में जर्नलिज्म किया, अपनी पहचान बनाई। उन्होंने किसी योगी आदित्यनाथ पे एक टिप्पणी की थी, जिसको लेके उनको यूपी पुलिस ने दिल्ली से उठाया और 3D टॉर्चर किया उनको। मतलब वो मेरे पॉडकास्ट में बिल्कुल, वो जब उस बात को बता रहे थे तो मैं भी ऐसे सोच पा रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक जो हमने फिल्मों में देखे हैं वो उनको वास्तव में दिए गए। कान में ऐसे मशीन लगा के इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जबकि ऐसा कोई गुनाह नहीं था। तो उन्होंने उस चीज़ को जब बताया तो लगा कि आप जिस फील्ड में हैं वहाँ कभी कभी गलती आपकी नहीं है, फिर भी आप शिकार हो जाएंगे इस सिस्टम के। बशर्ते जब उनको अरेस्ट किया उसके बाद वो देश में बहुत प्रचलित हो गए, क्योंकि तमाम बड़े राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तमाम नेताओं ने ट्वीट्स किए उनके फेवर में, उनके पक्ष में, कि उनको रिलीज़ किया जाए, और तमाम एक कैंपेन चला ट्विटर पे उस समय। तो वो बाहर तो आए कुछ महीने बाद, बट वो जो एक्सपीरियंस लेके आए वो ऐसा था कि मतलब आपको जर्नलिस्ट बनना है, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत चकाचौंध वाला प्रोफेशन है ना, बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि एंकर दिखता है, लेकिन हाँ। इससे पीछे जो मेहनत होती है, जो पूरी बैक बिहाइंड द कैमरा जो मेहनत होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आप जब कुछ बोल रहे हैं और आप सत्ता से सवाल कर रहे हैं तो आप शिकार भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होता है। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी, और मतलब वो जो उन्होंने बताया कि इस तरीके की चीज़ें एक पत्रकार को झेलनी पड़ी, तो वो दुखद भी है जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिज्म में आने वाले लोगों के लिए। तो जैसे जो जर्नलिज्म में आने वाले लोग हैं, तो जब आप इस तरीके का एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट करते हैं, बड़ी शख्सियत के साथ जब आप बात करते हैं, तो उस इंटरव्यू को तैयार करने के लिए, उस पॉडकास्ट को तैयार करने के लिए किस टाइप की प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? सर फेक आंसर चाहिए? नहीं, मेरे को सच रियल चाहिए। रियल चाहिए। मतलब जनरली क्या बनावटी लोग जवाब देते हैं, मैं वो उस तरीके की चीज़ यहाँ पर खुल के जवाब। हाँ, मतलब मैं उस तरीके की चीज़ प्रेफर नहीं करता। कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने टॉप किया था, मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, और ये बात मुझे ही नहीं पता थी। मतलब मैं इस बात से बिल्कुल भी, मुझे कोई वो नहीं था कि मैं टॉप करूँगा या इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे डीएमई में। और जब मैं वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और सारी चीज़ें हुई, तो लोगों को लगता था मैं बहुत पढ़ता हूँगा, और मैं नहीं पढ़ता था, वास्तव में नहीं पढ़ता था। मैं बस क्लास अटेंड करता था। जैसे हमारा कहीं सेंटर जाता था, तो सेंटर जाने से पहले जो घर से निकलते वक्त मेट्रो का समय होता था, मैं उस समय नोट्स पढ़ लेता था। इसके इतर मैं घर पे कभी पढ़ाई नहीं करता था। बट सारे मेरी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को लगता था कि मैं बहुत ही पढ़ाई करता हूँ, और मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ ये कह के कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको लगता था कि कोई इंसान इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है अगर वो पढ़ाई नहीं करता है। तो शक हमेशा रहता है ना। तो मैं उनको कहता था कि मैं बाहर रहता हूँ तो मेरे रूममेट से बात कर लो। मैं कहा अगर वो बता देगा, अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं मान लूँगा कि मैं पढ़ता हूँ, मैं वास्तव में नहीं पढ़ता था। तो इसका रिजल्ट क्या था कि मैं क्लास अटेंड करता था, मैं क्लास कम ही छोड़ता था जब तक कुछ ज़रूरी नहीं है। तो क्लास में जो पढ़ाया गया है वो मैंने समझ लिया है, और मेरी जो आदत थी सवाल करने की, वो मुझे बहुत समझ पैदा करने की क्षमता देती थी कि आप किसी चीज़ को समझ पा रहे हो कि कोई चीज़ कैसे और क्यों हो रही है। और इसके इतर जो सबसे ज़्यादा काम करती थी, डेली पढ़ते रहना। विराट कोहली एक फॉर्म में ऐसे है कि वो 1 साल प्रैक्टिस नहीं की, और किसी मैच से पहले 1 दिन खेला और फिर वो खेलने चला गया। एक कि वो साल के 365 दिन कंटिन्यूस खेल रहा था, और मैच से 1 दिन पहले नहीं खेला और फिर वो खेलने चला गया। तो ये दोनों परिस्थितियों में कब वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, हमारे पास, हमारे दिमाग में जवाब होगा इसका। तो मेरा भी ऐसा सही था कि मैं जर्नल स्टडी डेली करता हूँ, मैं इस दुनिया से डेली चीज़ें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, खबरें पढ़ रहा हूँ, और वहाँ से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है उस बेसिस पे मैं आंसर शीट में लिख के आ जाता था, और मेरे मार्क्स हाईएस्ट आए। वैसे ही मेरा पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ के लिए होता है। मैं मतलब क्वेश्चनियर लिख देता हूँ क्यू कार्ड पे, और उसकी प्रिपरेशन में नहीं करता हूँ। मुझे मतलब कभी कभार ऐसा हुआ हो कि मैंने आधा 1 घंटा दिया हो प्रिपरेशन के लिए, बट मैंने कभी नहीं दिया है।
क्यों? क्योंकि वो जो मैं कॉन्टिन्यूस पढ़ रहा हूँ ना, और कॉन्टिन्यूस किसी फील्ड को समझ रहा हूँ, वहाँ पे जो उस फील्ड को समझने की मेरी कैपेबिलिटी पैदा हो रही है, उससे मैं उस इंसान से बात कर पा रहा हूँ। और मेरा रहता है कि मैं उससे जितनी बनावटी बात करूँगा उतना ही पॉडकास्ट नहीं चलेगा, और मैं उससे जितनी रियल बात करूँगा, जितना उससे कनेक्शन डेवलप कर पाऊँगा, जितना वो मेरे मंच पे कंफर्टेबल हो पाएगा, उतना कनेक्शन हम ऑडियंस के साथ बिल्ड कर पाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से गंजी जी ने बताया कि आपकी पढ़ाई जो है ना, ये नहीं कि एग्ज़ाम आ रहे हैं या कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको पढ़ना है, आपको डेली इन चीज़ों पे अपने न्यूज़पेपर को पढ़ना है, इस तरीके से नई इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। तो आजकल गंजी जी देख रहे हैं कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ आ रहा है, स्पेशली जब से डिजिटल ज़्यादा प्रमोट हुआ है और बड़ा इजी, और एआई आने के बाद तो और ज़्यादा ये एक खबर बनती है कि फेक न्यूज़ है, और सेंसेशन फैला के थोड़ा लोगों को भ्रमित करके जो इसका आजकल ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप ऑथेंटिक जर्नलिज्म की डेफिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मतलब आपने सही इंगित किया कि डिजिटल जर्नलिज्म के आने के बाद फेक जर्नलिज्म हुआ है, बट आज बढ़ा है। हाँ, बढ़ा है मतलब। बट आज भी जब फेक जर्नलिज्म की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये खबर आती है कि 2000 के नोट में चिप है, और वो डिजिटल चैनल ने नहीं फैलाई थी। वो ऑफ द रिकॉर्ड था, वो है ना? वो लाइव नहीं, लाइव था। नहीं, वो बेसिकली खबर थी, वो ऑफ द रिकॉर्ड खबर थी। नहीं, बट ऑन रिकॉर्ड चला था ये, मतलब जी न्यूज़ पे सुधीर चौधरी जी ने चलाया, ये अंजना ओम कश्यप ने आज तक पे चलाया, ये ऑन रिकॉर्ड लाइव गया, तभी तो लोगों के पास ये खबर पहुंची। अभी भी पर दिन दो चैनल का नाम आप ले रहे हैं, जिस पत्रकार ने बोला था उस चैनल से तारोकार नहीं रखती है। ये हो सकता है। अभी क्या है, अभी देख लीजिए आप, बहुत पुराना नहीं जाते हैं, अभी धर्मेंद्र जी की देहांत हुआ है, तो उनका देहांत 11 नवंबर को हो गया था, है ना, और शो चला पूरा आज तक पे कि धर्मेंद्र नहीं रहे, अलविदा धर्मेंद्र। कई बार ऐसी पत्रकारिता होती है जो इस चीज़ का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कई बार आपके सोर्स गड़बड़ हो जाते हैं, सोर्स आप ऑथेंटिक सोर्स को नहीं लेते, और जो 24/7 की जो भागदौड़ होती है, स्पेशली जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, वहाँ पर ये हापाधापी के साथ होता है कि साहब हम न्यूज़ को ब्रेक के, जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ लाने की जो समस्या है ना, आप इसको ब्रेकिंग मेन स्ट्रीम में ब्रेकिंग न्यूज़ ले सकते हैं, बाकी जगह फेक न्यूज़ और बाकी सेंसेशंस को ले सकते हैं। तो इसके लिए आप कैसे डिफाइन करते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं मतलब न्यूज़ डिगी में आपको बताता हूँ कि हम कैसे चीज़ को काम करते हैं। जब मैंने न्यूज़ डिगी बनाया तो हमारा बड़ा सिंपल सा फंडा था, हम कभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ को ब्रेक करने में काम नहीं करेंगे। पहली बात तो मेरे पास अरबों रुपए का सेटअप नहीं है, मैं आज तक या इंडिया टुडे ग्रुप जैसा बड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं उस रेस में भागना नहीं चाहता जहां मैं जीत नहीं सकता। मेरे पास जब तक आज तक से बड़े सेटअप नहीं है, क्या मैं तब तक उनसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ को ब्रेक कर सकता हूँ? कभी नहीं कर सकता। तो जब मैं उनसे पहले उस चीज़ को कर नहीं सकता तो मैं वहाँ भागूँ क्यों? तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर एक खबर है कि नरेंद्र मोदी नहीं रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहे, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो इसको पूरा मीडिया ब्रेक करने में लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, न्यूज़ डिगी क्या करेगा, हम ये खबर चलाएंगे नहीं कि नरेंद्र मोदी नहीं रहे, हम सेकेंडरी फॉर्मेट पे काम करते हैं। हमने प्लान किया कि हम जनता को ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं रहे, और नरेंद्र मोदी आखिरी वक्त कहाँ थे, अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित थे तो वो कौन सी बीमारी थी। तो हमने कहा कि हम सेकेंडरी फॉर्मेट पे काम करेंगे, हम किसी जल्दबाजी में होंगे ही नहीं, तो हम फेक न्यूज़ के जाल में फंसेंगे ही नहीं। और ऑडियंस को जितना जरूरी ये जानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहे, उनको क्यूरियोसिटी इस बात की भी तो है कि वो क्यों नहीं रहे, कितनी उम्र में वो निधन हुआ उनका, कहाँ थे वो लास्ट टाइम, तो ये सब भी तो उसको जानना ही है, तो हम उनको ये डिलीवर करेंगे। तो ये धर्मेंद्र जी के सिनेरियो में हो सकता था, और पत्रकार जो मीडिया चैनल्स हैं इनको ये करना चाहिए था, किसी और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो चैनल ये कह रहा है कि हम सबसे तेज और सबसे सटीक हैं, वही अगर एक शो कर दे रहा है एक जिंदा आदमी पे कि वो मर गए, तो आप सोचिए ना कि हाशिए पे खड़ा है ना पत्रकार, मतलब, और वो जर्नलिज्म और वो चैनल्स, हम मतलब क्या प्रेरणा दे रहे हैं। आज पूरे सोशल मीडिया पे मजाक बन रहा है उन चैनल्स का, और कौन जिम्मेदार है इनके लिए? वही तेज की होड़। आप एक तरफ दावा भी कर रहे हैं, दूसरा आप एक डेथ को अगर कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं,
आप इतना बड़ा मीडिया हाउस होने के बाद एक खबर को बिना कंफर्मेशन के चला रहे हैं, तो सोचने की ज़रूरत तो है ना। बात तो सही है। और आपने ये भी क्लियर है कि न्यूज़ डिग्गी किस तरीके से खबर को लेता है, किस तरीके से खबर को चलाता है। अब मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो डीएमई की जो जर्नी थी, आपकी जर्नी ने किस तरीके से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर डाला, और ऐसी कोई सीख या ऐसी कोई उस वक्त के टीचिंग ऐसी रही जो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आई। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता होगा जिसकी ज़िंदगी में कॉलेज का कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है। मैंने भी अपने कॉलेज को सेकेंड ईयर तक बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था, बट थर्ड ईयर में मैंने कॉलेज को सीरियस नहीं लिया और मेरी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। मैं किसी और काम में, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने में बिजी हो गया, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा दूरी बन गई, जिस चलते मुझे काफ़ी खामियाजे भी भुगतने पड़े। मगर जो कॉलेज ने मुझे सिखाया, मेरे उस टाइम पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी डॉक्टर सुष्मिता बाला मैम, तो उनसे मेरा एक कनेक्शन बहुत अलग था। मतलब मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा मैम के साथ पहला इंटरेक्शन हुआ था उनके कैबिन में, और उनको जब ये पता चला कि मैं यूपी से हूँ तो उन्होंने भी मुझे बताया कि वो भी यूपी से हैं। और उस समय से मतलब एक माँ वाली भूमिका उन्होंने मेरी लाइफ में निभाई पूरे कॉलेज में। और मतलब मैं बाहर से आया हूँ, अक्सर क्या है दिल्ली एनसीआर के लोग ना बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी, मतलब वो उनको ना अपना नहीं पाते, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और कॉलेज में हमने बहुत चीज़ फील की। नहीं, अब सिनेरियो काफी चेंज हुआ अब हो सकता है 5-6 साल बदल गए हैं, तो बदल गया हो, सबको साथ लेके चलने की हाँ हो सकता है। है। तो उस समय ऐसा रहता था कि हम 4 दोस्त थे, 2 यूपी से आए थे और 2 बिहार से आए थे, तो हम 4 लोग ज़्यादातर एक साथ रहते थे, चारों बार हाँ 400 बार से थे, और चारों ही हम घनिष्ठ मित्र बने। और तो जो दिल्ली के लोग थे वो कटते थे और हम भी उनमें उतना नहीं घुल मिल पाए। कारण क्या था ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो उस समय कॉलेज ने ये शेप किया कि जो एक प्रोफेसर्स और एचओडी की तरफ से अपनापन मिला वो बहुत ज़्यादा था, और वो ऐसा था कि हम आप लोगों के साथ खड़े। मतलब जैसे किसी भी चैनल में जब भेजा जाता था तो मैम होती थी कि गजेंद्र आप जाओ, सब लोगों को लेके जाओ वहाँ पे, ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो मतलब बहुत ज़्यादा अपनापन मिलता था, सीखने को मिलता था। लोग कोई भी डाउट के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए खड़े रहते थे लोग। और अमरीश सर थे उस समय जो डीन है, मतलब वो बहुत पिंच करते रहते थे कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, और वो रैंडम क्लास में आ जाते थे, कोई भी सवाल कर लेते थे और किसी को उसका जवाब नहीं आता था। तो बड़ा अपनी नज़रों में एक शर्म सी आती थी कि यार मतलब बार बार बोल के चले जाए, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है, ये बार बार आके बोल के चले जाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। इसका मतलब है कि यार इसका तो काम होता है कि भाई आपको अपडेट रखना कि भाई आप इस चीज के बारे हाँ में मतलब पढ़िए। कोई तो हो, कोई जो तुम्हें रियलाइज कराए कि तुम कितने पानी में हो। अगर कोई तुम्हें नहीं रियलाइज करा रहा है तो तुम तो हवा में उड़ते रहोगे ना कि जी हमें तो सब आता है। तो जब उनके साथ इंटरेक्शंस होते थे तो ये समझ आता था कि यार ये कितना पढ़ते हैं, इनको ये भी पता है, इनको ये भी पता है, इनको ये भी पता है, इनके पास इस चीज़ पे भी आइडिया है, यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव है, ये इस टॉपिक पे भी बोल सकते हैं, ये उस टॉपिक पे भी बोल सकते हैं। तो ये लगता था कि यार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उनसे जो मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने बेसिकली उनसे सीखा और उन्होंने ये शेप किया, ये चीज़ डाली अंदर बार बार कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ते रहना। तो मेरे कॉलेज ने मुझे पढ़ते रहने वाली आदत मुझे मेरे कॉलेज से मिली, जो अमरीश सर की वजह से मिली, और जो बाला मैम की तरफ से अपनापन मिला, और जो सारे प्रोफेसर साथ देते थे। मतलब एक टाइम था कि जब मैं बहुत दूर हो गया था तब भी मतलब वो मुझे से बुलाते थे, गजेंद्र आप मिलने आओ। मैं जाता था तो वो आधा घंटे समझा रहे हैं कि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। किसको क्या मतलब है, किसी प्रोफेसर को किसी बच्चे से क्या मतलब है, उनका पढ़ाने से क्लास तक मतलब है। बट जब कोई आउटर क्लास तुम्हें टाइम दे रहा है तो समझ आता है कि तुमने कुछ कमाया है, जो मैंने डीएमई में कमाया था। ये तो बहुत अच्छी रही कि जिस तरीके से डीएमई ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको चेंज करने के लिए बहुत कुछ दिया, जो आपने ग्रैब किया और उसको अपनी आज की प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो मैं अब हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं अपने कंक्लूज़न की तरफ। तो मेरा जो प्रश्न ये है कि जो डिजिटल मीडिया, जिस तरीके से आप डिजिटल मीडिया में है, बहुत तेज़ी से उसमें बदलाव आ रहे हैं आफ्टर एआई आने के बाद बहुत जल्दी बदलाव हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं कि जो 5 साल के बाद का जो जर्नलिज्म का जो फ्यूचर आपको कैसा दिखता है एआई आने के बाद?
इस पे दोनों तरीके से ले लेते हैं ना। एक तो ये है कि अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग है वहाँ हम 150th वन पे आते हैं। 151वीं रैंक है 180 देशों में। तो मुझे फ्यूचर तो बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है पत्रकारिता का, क्योंकि आज सवाल पूछने से पहले लोगों को दबा दिया जाता है। आज एक कमांड है, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ये टर्म नहीं था, गोदी मीडिया जैसा कोई टर्म नहीं था। आज मीडिया ये तो नैरेटिव सेट किया गया कि ऑब्वियसली एक नैरेटिव सेट है, ऑब्वियसली, बट दो तरीके से तो मीडिया डिवाइड हुआ है ना। एक मतलब शायद हमेशा पहले भी रहता था, बट मैं अभी इस जनरेशन का हूँ तो मेरी ऑब्जर्वेशन अभी है कि दो भाग में मीडिया डिवाइडेड है। और एक मीडिया है जो सरकार से सवाल ही नहीं करना चाहता, सरकार की अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहता, और एक है जिसको सरकार में कोई अच्छाई दिखती नहीं है, उसको सिर्फ कमियां दिखती हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से बटा हुआ है मीडिया। तो अगर हम इसी लड़ाई में रहे, और पत्रकारों की जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, अभी कई केसेस आए पिछले रिसेंट ईयर्स में। अभी देहरादून उत्तराखंड से एक केस आया, उससे पहले एक और राज्य से एक केस था। तो अगर इस तरीके के इंसिडेंट होते रहेंगे तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालना चाहेगा, और बहुत डर पैदा हो जाएगा। इंसान सवाल पूछने से पहले, रियल इश्यूज को कोट करने से पहले डरेगा। तो पहले हमें एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। एआई, टेक्नोलॉजी, ये सब तो बात की चीज़ है ना। अगर तुम किसी को स्पेस ही नहीं दोगे, तुम इतना फ्रीडम ही नहीं दोगे एक जर्नलिस्ट को कि वो कोई स्टोरी कर सकता है, चाहे वो स्टोरी सरकार के खिलाफ हो, चाहे बहुत रिच आदमी के खिलाफ हो, बहुत पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ हो, अगर आप उसे वो स्पेस नहीं दे रहे तो फ्यूचर बहुत धुंधला है। और दूसरा, अगर स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी को समय से नहीं अपना रहे हैं, जनरली होता क्या है कि हम इंडियंस ना रियलाइज़ तो कर लेते हैं कि कोई चीज़ आ गई है, बट उसे सीखते बहुत बाद में। कंप्यूटर आया तो जब आया तो 10 साल लगा दिए हमने सीखने में। डिजिटल मार्केटिंग आई तो उसको 10 साल बाद जाके हमें वैल्यू समझ आई कि ये मार्केटिंग है, ये डिजिटल मार्केटिंग है। अभी एआई आया तो अभी एआई को सिर्फ लोग अपना असिस्टेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी पे ये जाके पूछ लिया, मतलब जो गूगल पे पूछते थे अब उसको थोड़ा डेप्थ में चैट जीपीटी पे पूछ ले रहे हैं, ग्रोक पे पूछ ले रहे हैं, है ना। तो मगर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वहाँ मुझे उसे असिस्टेंट नहीं बनाने की ज़रूरत, वहाँ मुझे ही उसको ऐसे लेने की ज़रूरत है कि मैं अपनी चीज़ों को बेहतर और कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं अपने करियर में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो उस टेक्नोलॉजी का समय रहते उसका सही यूज़ सीखना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जो टूल्स हैं, जो नए टूल्स डिजिटल के आ रहे हैं, उसको आप हेल्पिंग हैंड बनाएं, ना कि लाइफ लाइन। मतलब आप उसे ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारा ब्रिज बने, जहां तुम्हें पहुंचना है उस जगह, लाइफ लाइन ना बने। हाँ, मतलब वो एक होता है ना कि मैं मान लो मैं भी अपने घर में झाड़ू लगा सकता हूँ, बट मैंने काम वाली बाई लगा ली खाना बनाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, तो वो मेरा हेल्पिंग एंड है, वो मेरा समय बचा रहा है, वो ठीक बात है। बट तुम्हें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो वो समय बचा के तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते ना, ये वो काम कोई और कर देगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना ये पूछने के लिए मत करो कि बेसिक चीज़ें, मैं ईमेल कैसे लिखूं, मुझे आज कॉलेज नहीं जाना है तो मैं क्या बहाना बनाऊं, है ना। मुझे ये जानना होगा कि मैं एक एमएलए का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, मुझे क्वेश्चनियर प्रिपेयर करके दो, उस एमएलए का पूरा बैकग्राउंड निकाल के दो, मुझे रिसर्च में उसकी हेल्प लेनी होगी, मुझे एक बहुत स्ट्रांग ओपनिंग करनी है मेरी वीडियो की, वो स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके दो। तो अनटिल अनलेस आप अपने प्रोफेशन में उसको जगह नहीं दे रहे हो, तब तक आप टेक्नोलॉजी से पीछे छूट रहे हो। तो हम लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपने जिस तरीके से डिजिटल मीडिया की बात बोली, अब क्या है ना, कई यंग जर्नलिस्ट और मीडिया स्टूडेंट्स जो हैं, जो अब आने वाले हैं, उनको एज ए सीनियर क्या सलाह देना चाहते हैं कि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखें? मतलब मैं 3 साल से न्यूज़ डिगी रन कर रहा हूँ, अभी न्यूज़ डिगी एक टीम है। तो अक्सर जब हायरिंग होती है और स्टूडेंट्स आते हैं, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं मानेंगे, 3rd ईयर की एक स्टूडेंट थी, वो इंटरव्यू के लिए आई, मैंने उनसे पूछा कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने रिप्लाई किया पीएम मोदी। मैंने उनसे पूछा हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनका जवाब था पीएम मोदी।
तो उनको यही नहीं पता है कि वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पूछ रहा हूं और वो पीएम वर्ड लगा के मोदी का नाम बता रहे हैं, और ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट है जर्नलिज्म का। तो मुझे बड़ा सोचने पे मैं बहुत मजबूर हो जाता हूं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। सॉरी, मैं बट एक कॉलेज के प्रेमिसेस में ही बैठा हूं और ये मेरा ही कॉलेज है, बट मैं बहुत सोचता हूं कि कॉलेजेस अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं, या कॉलेजेस अपनी भूमिका निभा रहे हैं, स्टूडेंट्स कहीं और ही हैं। मतलब उनकी बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही अब मतलब मैं एक इंटरव्यू में एक जर्नलिज्म स्टूडेंट से इससे ज़्यादा बेसिक सवाल क्या पूछ सकता हूँ कि उसको पूरे 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में एक राष्ट्रपति है, उसका नाम तो पता ही होगा। मैं एक कॉमन मैन से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता, बट एक पत्रकारिता के छात्र से तो ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, उनको नहीं पता होता। एक चीज़ तो पहला मेरा उनको ये कन्वे है कि उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो जर्नलिज्म में जो सोच के आए हो, बट अगर वो जर्नलिज्म की ड्यूरिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी को नहीं। दूसरी चीज़ कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप की है कंटेंट राइटिंग में, सेकंड ईयर में उन्होंने इंटर्नशिप की है वीडियो एडिटिंग में, थर्ड ईयर में अब वो मेरे पास इंटर्नशिप करने आए एंकरिंग में। और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आगे प्रोफेशन में क्या करना है, तो उनको कहना है कि मुझे बनना है पीआर में जाना है मुझे। मतलब उनको कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं उनको ये समझाता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनको ये समझाऊँ कि अगर आपने पहली इंटर्नशिप भी पीआर में की होती, दूसरी इंटर्नशिप भी आपने पीआर में की होती, आप मेरे पास भी पीआर में इंटर्नशिप करने आए होते और आप करियर भी पीआर में प्लान कर रहे होते, तो आपकी लाइफ बहुत इजी होती। आपके पास हर जगह पीआर का एक्सपीरियंस होता और इस एक्सपीरियंस के बदौलत आपकी स्टाइपेंड ज़्यादा हो सकती थी। बट वो इतने मतलब उनको वो जो एक्सप्लोर का गेम है ना, वो इतना ज़्यादा दिमाग में कि हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन में आने से पहले उनको ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि वो किस जगह जाना चाहते हैं। अगर वो पीआर में जाना चाहते हैं तो वो पीआर में काम करें और पीआर में फोकस्ड होकर चीज़ें सीखें और सारे इंटर्नशिप्स ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग पीआर में करें। उनको रिपोर्टर बनना है तो उनको सारी रिपोर्टिंग की इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी। अब वो 3 इंटर्नशिप कहीं और करके आए और करियर रिपोर्टिंग में चाह रहे हैं और फिर अच्छी सैलरी चाह रहे हैं स्टार्टिंग में, कैसे पॉसिबल है? तो ये इतना जो ज़्यादा उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि मुझे तो ये भी सीख लेना है, मुझे ये भी सीख लेना है, उनको ये भी सीख लेना है, ये भी सीख लेना है, ये प्रॉब्लम बनता है हायरिंग के टाइम पे। आप बताओ, मैं वहाँ पे मैनेजर बैठा हूँ, मुझे हायर करना है, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को क्यों लूँगा जिसने 6 जगह काम कर रखा है? रादर मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन होगा कि जो 6 जगह काम करके आया बट एक ही चीज़ में काम करके आया है। तो मैं उनको मतलब यही आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि मैं वहां पे आपको जो हायर कर रहा हूं ना, वो एक पोजीशन के लिए कर रहा हूं। मैं अगर वीडियो एडिटर हायर कर रहा हूं तो मैं उससे ये थोड़ी कहूंगा कि तू जाके रिपोर्टिंग कर ले, आज तू किसी का इंटरव्यू करके आ जा। उसको वीडियोज ही एडिट करने, तो उसको वीडियो एडिटिंग का मास्टर होना जरूरी है। बट वो कहां भटक रहा है, अजी मैं तो पीआर भी सीख लेता हूं, मैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख लेता हूं, मैं तो कैमरा हैंडलिंग भी सीख लेता हूं, मुझे तो एंकर भी करना है। वो क्लैरिटी नहीं। पढ़ाई हर चीज की करे बट एक हाँ, स्पेशलाइजेशन जरूर है। देखो कॉलेज हमें हर चीज सिखा रहा है, हमें हर एक सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट सीखने को मिलता है, हम वो सीखें, वो बहुत जरूरी है। मुझे नॉलेज होना जरूरी है, बट मैं अपना इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि डेडिकेटेडली एक चीज को टाइम देना ना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में एक चीज को टाइम दे रहा हूं, तो मैं टाइम उस चीज को दूं ना जिस चीज को मैं करियर बनाना चाहता हूं, ना कि अभी जी 6 महीने सिर्फ मैं एक्सप्लोर करने के लिए टाइम दे दिया किसी कंपनी को। अरे भाई कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। तुमने 6 महीने एक कंपनी को दिए थे ग्राफिक डिजाइनिंग में, और तुम जब जॉब लेने गए तो तुम गए थे पीआर में, कोई कनेक्शन नहीं है और वो काम भी नहीं आएगा, क्योंकि पीआर वाले को सिर्फ आउटरीच कराने पे वो तुम्हें लगाएगा। तुम्हारे ग्राफिक के 6 महीने और वही तुमने 6 महीने किए होते तो जहां सैलरी तुम्हें 20,000 मिल रही थी वहां 40,000 मिल सकती है। तो वो तुम्हारा बेनिफिट है, किसी और का नहीं है। तो ये जो 2 चीजें हैं कि एक जर्नलिज्म के छात्र पढ़ नहीं रहे, जनरल नॉलेज पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए। वो मैं चाहता हूं कि मतलब मेरी अगर बात उन तक पहुंचे तो वो रेगुलर पढ़ें,
एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें किसी भी प्रिंट मीडिया का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का, किसी भी डिजिटल का, वरना इंस्टाग्राम दुनिया चला रही है, इंस्टाग्राम पे उन हैंडल्स को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और एक वीडियो एक दिन में देख लेंगे, क्या जाएगा, एक टॉपिक पे एक दिन में पढ़ लेंगे, क्या जाएगा। बट वो बिल्कुल भी मतलब 10 मिनट भी दिन के नहीं देना चाहते जनरल नॉलेज को, एक ये प्रॉब्लम है। और दूसरा क्लैरिटी नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है, और इसीलिए मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जर्नलिज्म से पास आउट हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं और उनको कोई जॉब नहीं मिलती मार्केट में। तो ये तो बात सही रही, और कॉलेजेस का भी एक सिनेरियो होना चाहिए कि वो सही दिशा और सही गाइडेंस उनको दें कि उनको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब मैं आपसे ही चाह रहा हूँ कि अगर कभी सारे स्टूडेंट्स हों तो आप एक लेक्चर कराइए, एक इंटरेक्शन कराइए, जहाँ पे बच्चे को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें 6 सीखने की ज़रूरत नहीं है, 6 चीज़, एक चीज़ सीखो और बहुत शानदार सीखो। तुम्हें मतलब आप ही, मैं और आप कितनी बार हायरिंग के लिए डिस्कशंस करते हैं कि ये पोजीशन है, वो पोजीशन है, आपके पास भी बहुत हायरिंग्स, मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। मीडिया में नौकरी की कमी नहीं है। ये जो भ्रम फैलाया गया है ना, कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्किल आज मीडिया की जरूरत है वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, है ही नहीं। आप मतलब मेरे पास बहुत रिक्वायरमेंट है, मैं लोग ढूंढते रह जाता हूँ। आप बिलीव नहीं मानोगे, इंटरव्यू के लिए रिज्यूम आता है, उनको कॉल जाती है, हाँ जी आपका ऑफिस कहाँ है, हमारा ऑफिस इस लोकेशन पे, ये तो बहुत दूर है जी, 10 किलोमीटर दूर ऑफिस, उनको बहुत दूर लगता है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, अरे रिपोर्टिंग कैसे वर्क फ्रॉम होम में होगी, आपको रिपोर्टर बनना है और वर्क फ्रॉम होम चाहिए, मतलब बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है। आप, मैं ही सोचता हूँ कि एक जर्नलिज्म स्टूडेंट ऐसे बोल कैसे पा रहा है कि उसे रिपोर्टर बनना है और वर्क फ्रॉम होम दे कंपनी से डिमांड कर रहा है। तो इस चीज़ में उनके माइंड को शेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं हो पाता है, इसीलिए वो फिर जॉबलेस मार्केट में घूमते रहते हैं और फिर ब्लेम जो है वो कॉलेज को ही मिलता है, कॉलेज को मिलता है कि हमें प्लेसमेंट नहीं दी। ये बात बहुत सही है कि अगर आपको पत्रकारिता में आना है, मीडिया में आना है, ये मान के चलिए कि बाकी प्रोफेशन से मीडिया अलग है, और यहाँ पर आपको अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कैसे गजेंद्र जी ने बताया। तो गजेंद्र, आज आपने अपना समय दिया और हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी बातचीत गजेंद्र जी के साथ, जिन्होंने डीएमई क्लासरूम से लेके न्यूज़ डिग्गी के बोर्ड रूम तक हमें सिखाया कि सच्ची लगन, ईमानदार पत्रकारिता और ज़मीनी अनुभव किसी भी करियर को नई दिशा दे सकता है। हम आशा करते हैं कि उनकी कहानी वर्तमान और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा साबित होगी, और आगे चल के वो भी समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। आज का एपिसोड यहीं तक था। डीएमई मीडिया स्कूल की ओर से हम अब सबसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।